थायराइड सर होती क्या है सर? प्रेगनेंसी लेडी होती है तो उसी समय हम सबसे ज़्यादा थायराइड की बीमारी क्यों होती है? मतलब माँ को भी और बच्चे को भी, दोनों को होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें कि नीडल से हम एक छोटा सा मटेरियल निकाल। हालांकि मेरा जो मोटापा है वो नॉर्मल मोटापा है, हमारे जैसे फास्ट फूड की वजह से या फिर हमें थायराइड की वजह से। इसमें सर हम कैसे अंतर पता करें सर? जेनेटिक सिस्टम है, उस पर भी असर है थायराइड का, हार्ट पे असर है थायराइड का। नमस्कार देवी सुजनों और मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी कि मैं के साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था और मैं किस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा आगे, और मैंने बोला था कि अब आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। तो दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अब आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। और मैं आज से एक ऐसे चीज की शुरुआत करने वाला हूं जो कि मैंने उस दिन बोला था कि मैं हटके वीडियो बनाऊंगा। जो काम कर रहा था उस प्रकार की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ हटके वीडियो बनाऊंगा। तो मैं बात करूंगा, हेल्थ पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहा हूं। बन साइन हेल्थ टॉक अपने यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा। और आज मैं शुरुआत करने वाला हूं थायराइड जैसी बीमारी पर डॉक्टर ए के यादव के साथ। ये एंटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर ए के यादव। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम करते अपनी वीडियो की शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका नमस्कार, अपने धन्यवाद। यूट्यूब चैनल में सर। सर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ सर, जैसे कि मेरा 2 साल से बंद पड़ा यूट्यूब चैनल शुरुआत हो रहा है सर दोबारा से। मैं सर आपका ये जीवन भर उपकार नहीं भूलूंगा सर। बताइए आप। सर, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड की, जो कि एक अहम बीमारी है थायराइड की। ज़्यादातर ये बीमारी बात करते हैं हम महिलाओं में, तो 5 में से 3 महिलाओं को तो होती है। तो सर, और सबसे ज़्यादा जो बीमारी हो रही है वो हो रही है इन्फेंट में। तो सर, सबसे शुरुआत करते हैं, थायराइड सर होती क्या है सर? देखिए, थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि है हाँ सर। और इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर पे की मेटाबॉलिज्म जो होती है हाँ सर। उस पर असर डालते हैं। और वो कई चीज़ों पे इसका असर, पूरी बॉडी पे जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी बॉडी पे इसका असर होता है। तो जब से बच्चा पेट में बनता है तब से लेके जब तक वो बाहर उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद फिर वो जब ग्रोथ करता है तो हर जगह थायराइड हार्मोन्स की ज़रूरत उसे होती है। और अगर इसमें कोई डिस्टरबेंस है तो उसकी पूरी मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेटाबॉलिज्म में। सर, थायराइड होती कितने प्रकार की, जैसे कि किसी को मैंने सुना है हाइपोथायराइडिज्म है और हाइपरथायराइडिज्म है, ये किस प्रकार से सर होता है? बड़े लेवल पे हम देखेंगे तो थायराइड दो तरीके की जो हाँ हम सर। लोग जनरल सुनते हैं, एक तो हाइपरथायराइडिज्म और एक हाइपोथायराइडिज्म। हाँ सर। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब एक मोटे तौर पे ये है कि जिसमें हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, हमारे ज़्यादा स्रावित होने लगते हैं। जो थायरॉक्सिन है और भी हार्मोन्स है तो वो हार्मोन्स की मात्रा जो है बढ़ जाती है बॉडी में, उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और हाइपो में वही मात्रा एक नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। सर, कैसे पता चलेगा कि हमको हाइपरथायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है सर? देखिए, इसके कुछ लक्षण होते हैं जो जौन के मोटे तौर पे हम उनको जान सकते हैं। जैसे कि एकदम से हमारे वज़न बढ़ने लगे या वज़न कम होने लगे, और नींद बढ़ जाए या नींद ना आए, पसीना ज़्यादा आने लगे या फिर बॉडी ड्राई रहने लगे, है ना, और बोन्स में पेन होने लगे, या फीमेल्स में देखें तो उनको जो माहवारी की दिक्कतें हैं वो आने लगें, प्रेगनेंसी यानी कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो आने लगे, आँखों में प्रॉब्लम्स हैं वो आने लगें, है ना। तो इस तरह की दिक्कतें अगर होती हैं तो थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर के पास जाके जो उचित जांच है उसके बाद बीमारी का पता लगा लेना चाहिए। सर, इसमें जैसे कि आप बात कर रहे हैं जांच की, डायग्नोसिस की, सर तो उसमें किस प्रकार की जांच होती है सर? हम जो थायराइडिज्म हमें प्रॉब्लम होती है या हमारा वेट डाउन हो रहा है हमारा, या वेट गेन हो रहा है सर, तो जब हमें इस प्रकार की समस्या आती है तो हमें किस प्रकार की जांच करानी चाहिए सर? देखिए, सबसे पहले हम अपने डॉक्टर को मिलेंगे। हाँ तो सर। डॉक्टर सबसे पहले तो अपना जो उसके परेशानियां हैं उनको सुनता है। हाँ सर। अगर वो थायराइड से रिलेटेड हैं तो वो फिर हम थायराइड का एग्जामिनेशन करते हैं। और थायराइड ग्लैंड को मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होती है, जो हमारी नेक है उसके जो एंटीरियर पार्ट है उसके मिड लाइन में होती है ये। और वो जो हमारे कार्टिलेज होती है नीचे, सेकंड थर्ड कार्टिलेज के लेवल पे लगभग होती है, जो ट्रैकिया का कार्टिलेज होता है, यानी ट्रैकिया यानी हमारी सांस की नली, उसके आगे ये ग्रंथि होती है। तो उस जगह पे अगर कोई स्वेलिंग
होती है तो ये डॉक्टर्स देखते हैं कि हाँ ये थायराइड की बीमारी इसको हो सकती है, तो वो चीज़ हम एग्जामिन भी करते हैं। अगर हमें कोई लक्षण या सिम्टम्स में या उसके जो परेशानियां बताई उसमें या फिर एग्जामिन करने पे कोई स्वेलिंग लगती है तो फिर हमें एक अंदाज़ा लगता है कि थायराइड की बीमारी हो सकती है। इसके बाद फिर हम जांचों के लिए जाते हैं, और जांचों में सबसे इम्पोर्टेंट जांच होती है वो खून की जांच है, यानी कि थायराइड हार्मोन्स का क्या लेवल है वो हमें जानना पड़ता है। तो उसकी जांच हम भिजवाते हैं और 2-3-4 दिन में जैसे ही रिपोर्ट्स आ जाती है हमारे पास तो उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि थायराइड की बीमारी इसको है या नहीं है। मोटे तौर पे हाइपोथायराइडिज्म और या हाइपरथायराइडिज्म। हालांकि कुछ केसेस में जो थायराइड की बीमारियां होती हैं उनमें हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में फिर हमें आगे भी, अगर स्वेलिंग है गले में और हार्मोन्स नॉर्मल हैं तो फिर हमें और भी जांचें करानी पड़ती हैं। जैसे एक होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जिसमें कि नीडल से हम एक छोटा सा मटेरियल निकाल के उसमें बीमारी क्या है थायराइड में वो हम जान सकते हैं। तो उससे कई और बीमारियां जैसे कि हमारा थायराइडाइटिस होती है एक बीमारी जिसमें कि और स्वेलिंग आने लगती है, और इसके अलावा हमारे थायराइड के कुछ कैंसर्स हैं, कुछ ट्यूमर्स हैं, वो हमें डायग्नोज करने होते हैं। तो इस तरह से हम फिर थायराइड की बीमारी को डायग्नोज करते हैं। कि सर ये तो सर हो गया कि हम किस प्रकार से डायग्नोसिस करते हैं। सर जैसे कि हम जब डायग्नोसिस करते हैं या फिर हम जब चेकअप आता है तो उसमें किस प्रकार से जैसे T3 होता है, T4 होता है और TSH होता है, इसका क्या लेवल रहना चाहिए सर? देखिए नॉर्मली हम जो देखते हैं कि TSH सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें देखना, क्योंकि TSH ही हमारा जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है स्रावित होता है और उसी के से हमारा जो है स्टिमुलेट होके और T3 T4 सिक्रेट होते हैं। तो TSH का जो नॉर्मल लेवल हम लोग देखते हैं वो 4 से 7 लगभग मोटे तौर पे एक होता है, वो उस लेवल में लगभग होना चाहिए। हालांकि अलग अलग लेबोरेटरीज में जैसे उनके पास डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा लेवल वेरी करता है, लेकिन एक मोटे तौर पे इतना होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो वो इसका मतलब हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि कम हार्मोन्स हो रहे हैं उसके। उल्टा होता है, TSH अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल हार्मोन्स कम हो जाते हैं, थायराइड के नॉर्मल वे कम हो जाता है, थायरॉक्सिन कम हो जाता है नॉर्मल वे में शुरुआत में, और उसके बाद अगर TSH कम होता है तो इसका मतलब वो थायराइड बढ़ रहा है। ये बॉडी का एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है, ये शुरुआती दौर में ऐसा होता है। सर TSH भी हमारा बढ़ रहा है और T4 भी हमारा बढ़ रहा है, तो उस रीजन में सर क्या होता है? उस रीजन में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि है जिससे TSH आ रहा है उसमें कोई बीमारी है, उसमें या तो उसका ट्यूमर है जिससे कि TSH बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, हाँ सर, और उसी से वो T4 भी बढ़ने लगा, तो वो फिर हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी पिट्यूटरी पे जाना पड़ता है। जी सर। सर जैसे कि हम बात करते हैं सर सबसे पहले मोटापा, कि आपने बताया यदि हमें हाइपोथायराइडिज्म है तो मोटापा होने लगता है, हमारा वेट गेन होने लगता है सर। तो जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें थायराइड भी नहीं है, जैसे वो इंसान को कैसे पता चले कि मेरा जो मोटापा है वो नॉर्मल मोटापा है हमारे जैसे फास्ट फूड की वजह से या फिर हमें थायराइड की वजह से, इसमें सर हम कैसे अंतर पता करें सर? देखिए वही है कि थायराइड के और सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि और चीज़ें जैसे बॉडी में ड्राइनेस बढ़ जाए, उसके अगर फीमेल है तो उसकी माहवारी की दिक्कतें, तो उसके साथ और एकदम से वजन बढ़ने लगे उसका, तो ये चीज़ें, जबकि वो कुछ ऐसा फैटी फूड्स भी नहीं ले रहे हैं और इस तरह की चीज़ें नहीं ले रहे। दिक्कत ये होती है कि जो थायराइड हार्मोन्स होता है ना उसका काम होता है कि फैट को जो है रेगुलेट करना। अगर वो हार्मोन्स की जो है कमी आ जाएगी तो फैट रेगुलेट नहीं होगा, यानी मेटाबॉलिज्म नहीं होगी उसकी, तो वो फैट जमा होने लगता है, ये कारण होता है फैट बढ़ने का। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ सकता है थायराइड अगर हार्मोन्स कम हो रहे हैं, तो इसलिए हमें फिर थायराइड की तरफ एक तरफ से ध्यान देना ही पड़ता है अगर मोटापा एकदम से बढ़ने लगा है। मोटा मोटा कहें तो सर हमें डायग्नोसिस कराना ही चाहिए, अगर आपको अनयूजुअली अगर वेट बढ़ने यदि हमको लग रहा है कि हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो, बिल्कुल, तो हमें डायग्नोसिस कराना चाहिए सर। सर आगे बढ़ते हैं तो सर हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म में बात ये तो हो चुकी है कि क्या क्या अंतर है सर। अब बात करें सर, एक प्रॉब्लम होती है जब हम हाइपोथायराइडिज्म का इलाज कराते हैं, इलाज करा रहे हैं हम और हम T4 भी ले रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन भी ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सी कंपनियों के आते हैं हार्मोन, लेकिन सर जब हम हार्मोन लेने लगते हैं तो क्या होता है कि वजन तो घट जाता है, मोटापा इंसान है, वजन मोटा बढ़, लेकिन फिर वो वेट गेन नहीं होता है उसका, ये सर सबसे बड़ा रीज़न है सर, क्योंकि वो हार्मोन ले रहा है। एक तरीके से मिथ है कि वो नॉर्मल वेट नहीं बढ़ने देगा, ऐसा नहीं है। बॉडी की जो ग्रोथ है, अगर हार्मोन्स हमारे नॉर्मल हो गए तो वो नेचुरल ग्रोथ को ही प्रमोट करेंगे, वो अनयूजुअल जो फैट जमा होता है उसको वो रोकेंगे, जो अननेसेसरली जमा हो रहा है ना। लेकिन अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं और डाइट्स भी ले रहे हैं, सारे फूड जितना आपको ज़रूरत है वो ले रहे हैं, तो ग्रोथ तो नेचुरल है, वो तो होगी। अच्छा, केवल फैट ग्रोथ नहीं कराता है, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो प्रोटीन भी ग्रोथ कराता है, प्रोटीन ही ग्रोथ कराता है, फैट का एक लिमिटेड रोल है। चलिए सर ये तो बात हो गई है सर।
जो हमारी थायराइड ग्रंथि है सर, जो हम बोलते हैं कि बटरफ्लाई की तरह है, इसका सर क्या कार्य है पूरे शरीर में हमारा, सबसे इसका क्या कार्य है सर? देखिए, जैसे कि और भी हार्मोनल ग्रंथियाँ होती हैं, उसी हाँ। तरह थायराइड भी एक हार्मोनल ग्रंथि है। हाँ सर। तो उसमें हार्मोन्स निकलते हैं, उनका बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे बहुत असर होता है, और ऑलमोस्ट लगभग काफ़ी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उस पर थायराइड का असर होता है। तो इसका ये काम जो मेन होता है, बॉडी की ग्रोथ कराना, बॉडी की बोन्स को पावर देना, बॉडी की बोन्स को मजबूत करना, और भी उसके कई सारे फंक्शंस हैं। यानी हर एक जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, जैसे हमारे के खाने की आहार नली है उस पर भी थायराइड का असर है ना। तो और हमारे जो जेनेटिक सिस्टम है उस पर भी असर है थायराइड का, हार्ट पे असर है थायराइड का, वेस्कुलर सिस्टम है हमारा, जो ब्लड प्रेशर्स वगैरह सबको मेंटेन करना, इस पर भी थायराइड का असर है। तो ये हार्मोन्स पूरी बॉडी पे असर डालते हैं, ब्लड में ये हार्मोन्स स्रावित होते हैं, स्रावित तो होता है पूरी बॉडी पे असर है इसका। जी सर। एक बात करते हैं सर, जैसे कि हमें थायराइडिज्म है, किसी भी प्रकार की थायराइडिज्म, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें किस डिसीज़ पे होने वाला है? थायराइड की वजह से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? ये तो हमें एक बीमारी तो है ही कि हमें थायराइडिज्म है, और उसी के साथ हमें उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे कि हमें अदर भी बीमारी हो सकती है सर? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी थायराइडिज्म किस लेवल पे जा रही है और किस तरफ जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थायराइड मैंने जैसा बताया कि आपके हर एक सिस्टम पे इसका असर होता है। हाँ तो सर। ऐसा नहीं है कि किसी में ये हो सकता है कि थोड़ा वेरिएशन हो, कि हाँ किसी में कोई एक सिस्टम ज़्यादा अफेक्टेड हो गया, जैसे आपका जेनेटो यूरिनरी सिस्टम अफेक्टेड हो गया, या फिर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाला सिस्टम, यानी कि खाने वाला पीने के आहार नली पे ज़्यादा असर पड़ने लगा, या उसकी फैट ज़्यादा बढ़ने लगा, है ना, और दूसरे सिस्टम्स में बोन पेन होने लगा। तो ये बॉडी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन सा सिस्टम पे ज़्यादा असर आया है। तो ये कोई कहना मुश्किल है कि थायराइड किस चीज़ पे असर डालेगी, कौन सी एक बीमारी को बढ़ाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर एक सिस्टम पे असर करती हाँ है, सर, मतलब कि कहें तो पर्टिकुलर हाँ, कोई एक कोई डिसीज़ पर्टिकुलर नहीं है नहीं है जिसको वो सर। बढ़ा देगी। चलिए सर, हम जैसे कि सर बच्चों में हम बात करते हैं, इन्फेंट में, क्योंकि हमारी गर्भवती महिला है जो, और उसने बच्चों को जन्म दिया, और जो इन्फेंट होता है उसमें थायराइड की प्रॉब्लम आ गई है सर, उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है सर? देखिए, जड़ से ख़त्म करना तो एक बड़ा वर्ड हो जाता हाँ है। सर। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली देखें तो जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। हम चीज़ों को कंट्रोल इस लेवल पे करते हैं कि हम अपनी बॉडी और अपने शरीर की जो लाइफ है, जो आयु है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो हम उसको कंट्रोल मानते हैं और ठीक मानते हैं तब, जबकि उसके हार्मोन्स को हम नॉर्मल रख सकें। अगर वो हार्मोन्स थोड़ी दवाइयाँ खाने से ही नॉर्मल हो पा रहे हैं तो भी हम उसको ठीक ही मानेंगे उसको। और ये ऐसा होता है कि कई बार लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ भी थायराइड की खानी पड़ती हैं, लाइफ टाइम से, लाइफ टाइम भी खानी पड़ सकती हैं, मतलब सिर्फ कहें तो क्योंकि हम ये, रिस्क नहीं ले सकते कि हाँ, हमने दवाइयाँ बंद की और दिक्कत फिर से बढ़ने लगी। वो फिर डॉक्टर को दिखाएं, और फिर वो डिसीजन हम लोगों का पर्सनल रहता है कि हाँ किसी में हमने कम करते चले गए और एक लेवल पे जाके हमने देखा कि नहीं, अब बिना दवाओं के भी काम चल रहा है उसका, और हार्मोन्स लेवल नॉर्मल्स हैं, तो हो सकता है कि हम कुछ दिन बंद भी कर सकते हैं उसको। जी सर, मतलब कि उसको लाइफ टाइम मेडिसिन जो हार्मोन्स है वो लेना पड़ेगा? वो लेना पड़ सकता है। पड़ सकता है सर। ये वेरी करेगा कि उसके जो जो रेगुलर जांचें हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, वो हम लोग कराते हैं जैसी जैसी कंडीशन होती है। और अगर नॉर्मल लेवल आता है तो हम दवाइयों को कम करके देखते चले जाते हैं। चलिए सर, जो बात अभी चल रही है महिला के ऊपर, हम उसी पे बात करते हैं सर। तो ऐसी हमारी प्रेगनेंसी, जो माँ है जो प्रेग्नेंट हैं, तो वो क्या करें जिससे कि उनको थायराइडिज्म जैसी बीमारी ना हो, और उनके बच्चों में भी ऐसी बीमारी ना आए? क्योंकि एक ऐसा खान पान अभी भी चल रहा है सर, कि एक तो फास्ट फूड, बिल्कुल। और जो बात करते हैं अभी की जो जनरेशन है सर, मैं अपने ऊपर लिखता हूँ सर, और जो भी लड़कियों का है अभी जनरेशन, वो बहुत ही बाहर का खा रही है। तो इससे क्या अफेक्टेड है, वो क्या अवॉइड करें सर? क्या चीज़ को वो इग्नोर करें, मतलब उनको ऐसी चीज़ बीमारी ना आए सर? देखिए, आपने अपने सवाल में ही काफ़ी जवाब दे हाँ दिए। सर। जो बाहर का वो फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं, हाँ सर। ये पूरी बॉडी पे इसका एडवर्स यानी कि बुरा असर है। तो थायराइड पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। जो भी जंक फूड या फ्राइड फूड है आजकल जो लोग चलते हैं, ये पिज़्ज़ा, पास्ता, और जितने भी कहना चाहिए कि जो तल के और फ्राई करके चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें थायराइड पे बुरा असर डालती हैं। और जैसे प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी को डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एक नया शरीर अंदर बन रहा है। हाँ सर। तो फिर हमें हार्मोन्स की भी डिमांड बढ़ गई, उसकी बॉडी को भी बनाना है, अपनी बॉडी को भी मेंटेन रखना है। तो उन हार्मोन्स की डिमांड बढ़ गई, और आपने ऐसी चीज़ें अगर खाई तो वो बॉडी के हार्मोन्स को कम कर रही हैं, जो कि उस पर असर डाल रही हैं, यानी कि थायराइड के हार्मोन को कम कर रही हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि बीमारी पैदा होने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी हाइपोथायराइडिज्म आपको भी, और मतलब माँ को भी और बच्चे को भी, दोनों को होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए फास्ट फूड अवॉइड करें,
अपनी हरी सब्जियां जिसमें आयरन अच्छा हो और सारे तत्वों की मात्रा यानी विटामिन अच्छी हो, प्रोटीन अच्छा हो, ये डाइट एक बैलेंस डाइट उनको एक लेनी पड़ेगी। और जो भी डॉक्टर का परामर्श लेना पड़ेगा, बीच बीच में जांचें भी करानी पड़ेंगी कि किस लेवल पे हार्मोन चल रहा है। या फिर किसी एक्सपर्ट से अपने डाइट का चार्ट बनवा लें, जैसे कि बिल्कुल ऑब्वियस है, डाइट का इससे। चार्ट तो ये नॉर्मली बनाते ही हैं। जब हाँ। भी प्रेग्नेंट लेडी आती है तो एक बना दिया जाता है कि हाँ ये आपको खाना है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये नहीं कि मेरा मन कर गया क्योंकि टेस्ट में मन किया कि ये खाना है तो वो खाते चले गए, ऐसा नहीं है। उसके डाइट चार्ट को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि सर ये जैसे कि हम बात करते हैं, बच्चे ने जन्म लिया और उसको तुरंत ही बीमारी है, तो उसको पूरी ज़िंदगी झेलना बड़ी टिपिकल होता है। कि अगर वो किसी को बोलता है कि तुम्हारा वेट लूज हो रहा है, तुम बहुत मोटे हो, तो उसको बताने में भी शर्म आती है कि अरे मेरे पास बीमारी है। वो बताता भी नहीं है कि मुझे जन्म से बीमारी है। और उसकी जो ऊपर की एज आती है सर, जब कोई ऊपर की एज आती है, जब उसको हम बात करते हैं, तो उसको लगता है अगर मैं इस बीमारी के बारे में इससे बात करूँगा तो ये हमें कहीं नेगेटिव फील में ना लें, कहीं क्योंकि जब वो शादी का समय आता है, शादी से, तो उसको बताने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए घर पे। तो ये सर इससे कुछ मिथ है, या फिर उसको बताना चाहिए अपनी बारे बीमारी के बारे में, देखिए कम से कम जैसे शादी के समय डॉक्टर्स, जैसे हो रहा है। हाँ। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ छुपाना किसी भी लेवल पे ठीक नहीं होता है। और वो विश्वास भी कम करता है सामने वाले का आपके ऊपर, और दूसरे आपको भी नुकसान पहुंचाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हर चीज़ जाननी होती है, और अगर आप वहाँ भी छुपा रहे हो तो सबसे बड़ा नुकसान अपना ही कर रहे हो आप। और जहाँ तक और लोगों को बताने की बात है, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स को तो पता होना ही चाहिए कि आपको हाँ। दिक्कत क्या है। और उन्हें होता भी है, नए रिश्ते जब बनते हैं तो उन्हें भी बताना ज़रूरी होता है। इसलिए जब भी जैसे मैरिज हो रही है तो भी सामने वाले को, आपके पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि आपको दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि हमेशा उसे साथ रहना है तो उसे हाँ पहले सर। माइंड प्रिपेयर करके आना होगा। चलिए सर, अब आगे सवाल पे बढ़ते हैं हम सर। जब प्रेगनेंसी लेडी होती है तो उसी समय हम सबसे ज़्यादा थायराइड की बीमारी क्यों होती है सर? हाँ, जैसा मैंने अपने आपके पहले सवाल में बताया, हाँ। पिछले सवाल में बताया कि उस समय बॉडी की डिमांड जो है बढ़ जाती हाँ सर। है ना, बॉडी बना रही होती है एक और बॉडी को, तो इसलिए हार्मोन्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसलिए जो अगर नॉर्मल हार्मोन्स नहीं बन पा रहे उस लेवल में कि उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो फिर वो कम होने लगते हैं लेवल उसका। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर। यानी कि हार्मोन ज़्यादा चाहिए बॉडी को, बन रहा नहीं है उतना, तो फिर वो लेवल कम हो जाएगा। इसलिए डिमांड जो है पूरी करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट्स लेनी होंगी। यानी कि जो बताया, ये जो अवॉइड करना है जंक फूड, उसको अवॉइड करना है, और प्रॉपर हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें मतलब आपको लेनी होंगी प्रॉपर वे में। सर और एक बात और आती है सर, क्या थायराइड की वजह से लेडीज़ों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा सर। हालांकि ये सर। केवल एक यही एकमात्र कारण नहीं है उसका, लेकिन अगर थायराइड हार्मोन्स का डिस्टरबेंस है तो जो है उसका जो है बाल आने का प्रॉब्लम हो सकता है। जी। और सर इसमें जो एक बात आती है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से कुछ ऐसा। हाँ, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे हार्मोन्स डिस्टर्ब तो होते हैं। हाँ। जैसे कि आपने देखा कि माहवारी की भी दिक्कतें आती हैं पेशेंट्स को, और जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं कंसीव करने के लिए, वो सब कम हो जाते हैं। तो इसलिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी देखी गई हैं प्रायः थायराइड की बीमारियों में। तो इसलिए इसका नॉर्मल होना ज़रूरी है। चलिए सर, आपने जैसे बताया सर, हृदय की बीमारी, कार्डियोवास्कुलर में कोई डिसऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल। तो उसका सर क्या रीज़न है? इससे हम कैसे बचें सर? वही चीज़ है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल डिस्टर्बेंस होता हाँ। है तो वो हार्ट पे बुरा असर डालता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपको थायराइड की डिसीज़ है तो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस लेना है, उसको कंट्रोल रखना है, और अपनी डाइट्स को कंट्रोल रखना है कि जो चीज़ आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक, ज़्यादा ऑयल, घी, आपकी अवॉइड इनको करें। कम अवॉइड करना है। हाँ। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, वॉकिंग करनी है, तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी चलिए है। सर, आँखों में इस थायराइड की वजह से सर क्या आँखों में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता है सर? कि जैसे दिक्कत वगैरह आ जाए? हाँ, बिल्कुल। आइज़ देखिए, बॉडी में ड्राइनेस जो स्किन की होती है वो बढ़ती है थायराइड की डिसीज़ में। तो उस कंडीशंस में आई की ड्राइनेस बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में आई में पेन, स्वेलिंग और इस तरह की दिक्कतें, कभी-कभी कुछ केसेज़ में अंधेपन की तरफ भी इंसान जा सकता है। तो ऐसी डिसीज़ भी, ऐसा भी होता है। जा सकता है जा सर। सकता मतलब कि हम पूरी बात नहीं कह सकते कि हाँ, ये हो सकता है। है ऐसा कि हो हाँ। नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, ऐसा रेयर केसेज़ में रेयर हो केसेस में सकता हो है। सकता है सर। इसलिए इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जी सर, हम बात करते हैं सर, जैसे कि जब थायराइड किसी को होती है, तो या तो उसको सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, हुँ, या फिर उसको गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, और हुँ, शरीर उसका कंपन, कभी ऐसा होता है कि वो चलते-चलते उसका शरीर कंपन करने लगे, हुँ, उसका हेजिटेशन, कि वो बिल्कुल। उसको ये समझे कि अपने आप को मुझे डर लग रहा है किसी से, हुँ। कंपन होता है, ये सर क्यों होता है ऐसा? देखिए जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, हाँ सर। उसमें देखा गया है कि हीट इंटॉलरेंस होती है। यानी कि जब गर्मी बढ़ेगी तो वो झेल नहीं पाएगा उस चीज़ को। यानी क्योंकि पहले से ही मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होती है हाइपरथायरॉयडिज्म केसेस में,
और वो बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ाती है, और जब आप गर्मी में जाएंगे तो वो फिर बॉडी और उस गर्मी को नहीं झेल पाती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में गर्मी नहीं झेल पाती है, और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि वो सर्दी नहीं झेल पाती। ठीक उल्टा होता है, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म पहले से स्लो होती है, और ठंड में वो चीज़ और स्लो होती है, तो वो उसको इंटॉलरेंट रहता है। अगर मोटे हो तो भाई झेल नहीं पा रहे हैं तो वो बॉडी शिवरिंग कि हेजिटेशन सा रहेगा एकदम, हाँ, एक एंग्जाइटी बढ़ती अपना है, जो यानी कि रुआं बेचैनी बढ़ती है। हाँ रुआं होता है वो एकदम खड़ा हो जाता है, और वो लगभग में 2 या 3 सेकंड तक होता है जैसे। बिल्कुल बस इतना होता है कि जैसे लगता है कि मुझे कोई बहुत भयानक डर लगता हो सर। तो बिल्कुल वही एंग्जाइटी बढ़ने हाँ। लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म की। जी सर। सर हम बात करते हैं, अभी तो हो गई थी कि अवॉइड क्या करें, हमें क्या खाना चाहिए थायराइड में सर? थायराइड केसेस में देखिए प्रॉपर आप फाइबरस डाइट्स लें, जिनमें फाइबर्स यानी फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। खासकर विटामिन सी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो विटामिन सी के सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि आपके संतरे हैं, आपका ये नींबू है ना, मौसमी है, इस तरह की चीज़ें आपको खानी होंगी। जी सर, मतलब कि विटामिन सी का बहुत अहम रोल अच्छा है। अहम रोल है। ये सर क्यों ऐसा? विटामिन सी देखिए, अब वही चीज़ होती है कि थायराइड की जो अपनी ग्रोथ होती है, विटामिन सी जो हमारा जो हेल्प करता है वो हमारी बॉडी को एडवर्स कंडीशन से बचाने में हमेशा हेल्प करता है। चाहे वो थायराइड का लेवल हो, चाहे वो आपको अगर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हाँ। यानी कि बॉडी जब डिजनरेट होती है उससे बचाता है वो। चाहे वो कैंसर के केसेस में हो, कैंसर से बचाता है। तो विटामिन सी का रोल इसलिए हर एक ऑर्गन में होता है, और वो डिजनरेशन को रोकता है, तो इसलिए वो थायराइड की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सर एक सवाल और है, जैसे कि सबसे जो बड़ा हम बात करते हैं कि क्या थायराइड की समस्या को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर सकते हैं सर? देखिए वही है कि हम अपने को नियंत्रित करें, हाँ। खान पान में नियंत्रित करें, है ना, आचार व्यवहार में नियंत्रित करें, और अपना जागरूकता रखें कि हमें किस समय डॉक्टर से परामर्श लेना है, कैसे दवाइयाँ लेनी है, कब जांच करानी है। तो हम उस चीज़ को एक तरीके से बचा सकते हैं, उसको नियंत्रित रख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो ठीक रह सकते हैं। मतलब यही जागरूकता कि जरूरी है, जागरूकता जरूरी है। ज्ञान और जागरूकता ये जरूरी है। सर ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम इसको बिल्कुल, जैसे थायराइड की हमें प्रॉब्लम है, या जड़ से खत्म हो सकती है कैसे भी? बिल्कुल, इसके लिए हमें अपना संसार को बदलना पड़ेगा। जैसा कि हम जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ हमें नहीं जाना है। हमें अपने एटमॉस्फेयर यानी पॉल्यूशंस लेवल और बहुत सारी दिक्कतें जो हम लोग खुद पैदा कर रहे हैं आजकल, है ना, तो अब उस अंधी दौड़ को हम लोगों को रोकना होगा। तो जैसे एक अच्छा माहौल बने और बीमारियां इन जनरल कम हो जाएं। बीमारियां हमारे शरीर को ऐसी कंडीशंस में पैदा हो रही हैं कि हमारा शरीर ऐसे वातावरण में रह रहा है कि जिनको हम लोग नहीं झेल सकते नॉर्मली। यानी पॉल्यूशंस इतना बढ़ गया है, रेडिएशन जो आ रहा है, यूवी रेडिएशंस बढ़ गए हैं इस वजह से, तो बॉडी को एक तरीके से वीक कर रहे हैं, और नई नई बीमारियां भी पैदा कर रहे हैं, और वो जो बीमारियां थी उनके चांसेस को बढ़ा रहे हैं। तो इन जनरल हमें ग्रॉस वे में और ब्रॉड वे, मतलब बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे रखना है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है, ग्रीनरी कैसे लानी है। तो बात हर करते चीज़ तो सीधा सीधा आता है एनवायरनमेंट पे। बिल्कुल एनवायरनमेंट पे एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा तो पूरा हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा सर। तो सर चलिए सर, हम बात करते हैं सर, सबसे बड़ी गलती थायराइड में मरीज क्या करता है सर? जो पेशेंट आता है वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है सर थायराइड जैसी बीमारी में? देखिए थायराइड ही नहीं, हम देखेंगे कि हम देखते हैं जैसा कि जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या डायबिटीज़ हो गई, सभी में गलती यही करता है कि एक बार अगर नॉर्मल लेवल पे आ जाती है तो उसको लगता है हम ठीक हो गए हैं, और वो डॉक्टर को दिखाना छोड़ देता है, दवाइयाँ खाना छोड़ देता है, और वो जांच भी नहीं कराता। तो लंबे समय के बाद जब वो 1-1.5 साल बाद जब उसे दिक्कतें दोबारा आती हैं तो उसे समझ में आता है कि नहीं क्या है, तो फिर वो डॉक्टर पास जाता है, तो हम लोग जांच करा के देखते हैं तो वो फिर बढ़ा हुआ लेवल मिलता है। तो ये उसका एक ओवर कॉन्फिडेंस है, जो अपने मन से सोच लेता है कि उसे ज्ञान की थोड़ा अभाव है। हम चाहेंगे कि वो उस चीज़ को जानकारी रखे। डॉक्टर जब तक ना बोले तब तक ना तो दवाई रोकनी है आपको, ना जांच कराना रोकना है। तो ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए सर, हम एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है सर कि जो स्वस्थ पर्सन है, स्वस्थ पेशेंट है, उसे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो 1 साल में कितनी बार चेकअप कराएं, और यदि वो रेगुलर पेशेंट है किसी भी बीमारी का तो वो कितनी बार चेकअप कराए सर? देखिए ये बीमारी की सीवियरिटी यानी कि कितनी बड़ी बीमारी उसको है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल अगर पेशेंट स्वस्थ, मतलब मरीज क्या, एक व्यक्ति स्वस्थ है, हाँ। तो उसको साल में एक बार भी जनरल जांच भी करा लेगा तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसे पहले से कोई दिक्कत नहीं रही है, अगर उसे पहले दिक्कत रही और वो ठीक हो गई है तो उसे 6 महीने में या 3 महीने में एक बार करा लेनी चाहिए जांच। मतलब 30 साल में बात करते हैं तो 4 बार, 3 या 4 बार जांच 3 करा या लेनी 4 चाहिए बार अगर उसे दिक्कत रही है पहले। अगर उसे कोई दिक्कत कभी नहीं रही है तो वो साल में एक बार भी कराएगा तो भी चल जाएगा। ऐसा सर पेशेंट आपके जानकारी में कोई करता है, जैसे कि आप कहते हो कि आपका ये रेगुलर बीमारी है, आपको ये जीवन भर आपको ये
मेडिसिन खानी पड़ेगी, या जैसे कि हम बात करते हैं डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की या थायराइड जैसी बीमारी की, तो क्या पेशेंट रेगुलर चेकअप कराता है सर? देखिए वही है कि हर किसी का ये पर्सनल है, और बहुत सारे मरीज़ मेरे बहुत रेगुलर हैं और वो बिल्कुल सही समय पे जांच भी कराते हैं, और जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक वो रोकते भी नहीं हैं दवाइयों को। हाँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो मिथ हैं और जो लोग उसी चक्कर में आ जाते हैं कि नहीं हम ठीक हो गए हैं, तो कई बार वो फ़ॉलो-अप भी छोड़ देते हैं, आना भी छोड़ देते हैं, फिर वो बाद में मिलते हैं 1-2 साल बाद। तो ऐसे भी मरीज़ होते हैं, तो हर तरीके के हम लोग देखते हैं मरीज़। सर एक प्रॉब्लम आती है सर, जब पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, थायराइड जैसी बीमारी है, वो मेडिसिन भी ले रहा है, हमें जैसे थायरोक्सिन हार्मोन 50 mg, मतलब जिस प्रकार के 100 mg ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब वो खाना खाता है हुँ, तो उसे एकदम वॉमिटिंग सी आती है हुँ, हुँ। कि हम खाना खाया, वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो उसका सही से काम नहीं करता सर, और जब करता तो उसको क्या होता है कि वॉमिटिंग सी उसे महसूस होती है कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है। ऐसा सर क्यों होता है? देखिए नॉर्मली तो थायराइड के केसेस में तो ऐसा मैंने कम ही देखा है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में जब बॉडी की जो आंत होती है हमारी, उसके मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में कभी कभी नोजिया फील होता है। ज़्यादातर केसेस में हमें लूज मोशंस की प्रॉब्लम्स मिलती है कुछ केसेस में। तो जैसे हाँ हाइपोथायराइडिज्म में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो आती है उसकी वजह से अगर उसे गैस्ट्राइटिस हो गई है, और या फिर उसने कुछ और ऐसा उल्टा सीधा खा भी लिया है, तो जाहिर सी बात है कि बॉडी उसको निकालना चाहेगी, तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कोई दवाई को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या फिर नई नई खानी शुरू की है और उससे उसको कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस वजह से उसको वॉमिटिंग या नोजिया फील हो सकता है, या साथ में कोई मेडिकेशन उसने ऐसा ले लिया तो ऐसे केसेस में ऐसा फील हो सकता है। सही है सर, ये तो हम जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी, आपके अभी तक आपके एक्सपीरियंस में सर, आपके जीवन के एक्सपीरियंस में आपका सबसे बड़ा थायराइड में क्या मिथ है सर? जो मिथ है सर कि हर एक पेशेंट को ये क्वेश्चन आपसे पुट अप करता हो, या जितने भी ज़्यादा पेशेंट आते हैं, थायराइड के पेशेंट जितने भी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा क्या मिथ है सर जो पुट अप करते हो? वही क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्या बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, यही सवाल सबसे ज़्यादा होता है। तो फिर इसमें मेरा वही जवाब रहता है कि आपको हमें दिखाना तो पड़ेगा, और दवाइयाँ जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आपको लेकिन खानी सर बात करते हैं हम, जैसे कि हम किसी पर्सन का नाम नहीं लेना चाहते हैं, योगा जैसे लोगों का, या फिर बात करते हैं ये आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये लोग 100% गारंटी लेते हैं सर, ये कैसा होता है? देखिए वो किस लिए लेते हैं ये तो वही जाने, उनकी साइंस जाने, लेकिन जहाँ तक हमारी साइंस का मामला है, हम लोग गारंटी किसी भी चीज़ में नहीं ले नहीं ले सकते। सकते सर। हमारा मानना है कि बॉडी की कोई गारंटी नहीं है। अगर बॉडी अगर स्वस्थ रहेगी तो बीमारियाँ कम रहेंगी, चांसेस भी दोबारा होने के या पहली बार होने के कम रहेंगे, और बीमारी कभी भी दोबारा आ सकती है अगर आपने हमने कहीं भी गलती कर दी, यानी खान पान में या फिर अपने आचार व्यवहार में, या हो गई हमसे ऐसी गलती, तो बीमारियाँ कभी भी आ सकती हैं, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। और ये कहना कि डॉक्टर की वजह से ऐसा हो गया या हमारी एलोपैथी बेकार है, तो ये चीज़ नहीं है। हम जहाँ तक हो सकता है बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, और उस लेवल तक करते हैं कि जिससे हम अब ज़िंदगी को थोड़ा सा और बढ़ा सकें। तो सर मतलब कि ना ही योगा से, ना ही आयुर्वेदिक, ना ही होम्योपैथिक से ये बीमारी ठीक नहीं की जा सकती है सर, अगर कहते तो? देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उस विधा का नहीं हूँ, हाँ, हाँ, कोई बात जाहिर नहीं सी सर। बात है। तो किसी भी दूसरे पे कमेंट तब करना चाहिए जब आपको उस विधा का ज्ञान जी, जानो। हो। इसलिए जहाँ तक मेरी विधा की बात है तो यही बात है, अच्छा सर, मतलब कि इसको कंट्रोल कर सकते कंट्रोल हैं, कर या सकते पूरी तरह हैं। ठीक होने के चांसेस हम्म, कम रहते हैं। ठीक है सर। सर एक बात है कि जिनको थायराइड जैसी प्रॉब्लम है, वो ऐसा क्या करें जिससे कि उनका थायराइड का जो पेशेंट है वो उनका नॉर्मल रहे, रेगुलर, बिना किसी दवाई के? मतलब ठीक हो मरीज। हाँ, मतलब नहीं सर, पेशेंट है हाँ। वो उसको हाइपरथायराइडिज्म है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, कोई भी बीमारी है, लेकिन वो ऐसा क्या करे बिना किसी मेडिसिन से वो फिट रहे सर? आपका कहना है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे हाँ, कैसे फिट रहा उनसे जा कैसे सकता है। सर? वही बात है, देखिए हम लोग तो दवाइयाँ ही देते हैं हम हाँ लोग, सर। और जनरल जो प्रिकॉशंस खान पान में हैं जैसा मैंने पहले बताया, वो सारे हमें उन्हें रखने के लिए बोलते हैं। तो अगर वो उन चीज़ों को रखते हैं तो काफ़ी हद तक दवाओं की ज़रूरत हमने देखा है कि कम होती चली जाती है। तो इसलिए उन सारी चीज़ों का खान पान का खासकर असर होता है इसमें, तो इसलिए वो सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं उन्हें। मतलब उसको जो खान-पान है वो सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल फॉलो करनी तो लेकिन सर बात करते हैं कि आज के खान-पान में तो सर ऐसा नहीं हो पाएगा, लग रहा जिस प्रकार से अभी लग रहा है सर, है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है सर कि बहुत खान-पान को मुश्किल है अगर यही सब खाते रहेंगे जो आजकल के युवा लोग ज़्यादा खाते हैं। हालांकि बहुत से लोग कंट्रोल भी रखते हैं, ऐसे भी देखने में आता है। तो जो कंट्रोल करते हैं उन्हें जाहिर सी तौर पे फ़ायदा होता है। सर एक जो आज के चलन में सर सबसे ज़्यादा चलन में है कि लोग सोशल मीडिया में देखकर खुद पर्सनल अपना इलाज शुरू करना कर देते हैं सर, अपना खुद ही इलाज करना शुरू कर देंगे, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेंट से अपना इलाज करेंगे सर।
ये सर कैसे दूर होगा सर? ऐसी ये बात दूर वही समझदारी और जानकारी और जागरूकता से दूर होगा कि आप किसी की बात को फॉलो करना चाह रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी कर लें कि ये व्यक्ति किस लेवल की इसका क्वालिफिकेशन है, इसने क्या इसका एक्सपीरियंस है, तब जाके ब्लाइंडली फॉलो किसी को ना करें। अगर उसे फॉलो करना है तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी करिए कि ये क्या इसके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन या डिग्री है जिसके आधार पे वो ये सब बातें बता रहा है, तभी उसे फॉलो करें। क्योंकि हर चीज़ अपने बॉडी पे अगर एक्सपीरियंस करने में आ जाएंगे आप तो फिर अपना नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब तक आप सोर्स नहीं उस चीज़ के जानेंगे जहाँ से आप चीज़ें देख रहे हैं या समझ रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तब तक आप कितना भी नुकसान अपना कर सकते हैं। क्योंकि उस चीज़ का कोई ऑथेंटिक डाटा आपके पास नहीं है कि ये बात जो बताई जा रही है उसका क्या असर पड़ेगा हमारी बॉडी पे। तो इसलिए पहले अपनी गहराई में जाइए और कोई विशेषज्ञ उस बात को बता रहा है तभी आप उसको फॉलो करें। ऐसे ब्लाइंडली फॉलो ना करें। कोई अच्छी अच्छी बातें चटपटी बता दे रहा है जो लगा है कि बिल्कुल सही बोल रहा है, कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आप विशेषज्ञ की बात ही सुनिए उस बारे में। सर एक बात आती है परहेज पर। हम जैसे कि बात करते हैं थायराइड में लोग परहेज नहीं करते हैं, लेकिन गोइट्रोजेनिक सर क्या होता है कि देखिए उसमें जैसे कि हमारी गोभी फैमिली है, जैसे कि ये पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, तो ये हो गए आपके, ये अवॉइड करने होते हैं हमें हाइपोथायराइडिज्म केसेस में, थायराइड की बीमारियों में। और दूसरा वही फ्राइड जो चीज़ें हैं हमारी, है ना, पास्ता है उसमें, और ग्लूटेन वाली जो ब्रेड्स होती फॉर्चून हैं, बात करते हैं तो जैसे कि हाँ, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी होती है, इसमें ग्लूटेन की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें अवॉइड करनी होती हैं खासकर। और बाकी जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो हमें कंज्यूम करने होते हैं। तो ये चीज़। सर जैसे कि बात करते हैं स्टोन फ्रूट होते हैं, स्टोन फ्रूट से क्या दिक्कत आती है सर पेशेंट को? अच्छा, जिसमें गुठली होती हाँ है। स्टोन फ्रूट सर। अच्छा, हाँ तो ऐसा तो कोई ऐसा देखा नहीं गया कि आम अगर इस किसी चीज़ में नुकसान कर रहा है, ऐसा तो नहीं क्योंकि है। इसमें गोइट्रोजेनिक बात करते हैं, इसमें गोइट्रोजेनिक सबसे ज़्यादा होता है। और हम बात करते हैं सोया में, सोया सोयाबीन, में होता हाँ है, सोयाबीन में बिल्कुल। होता है। सोया को और अवॉइड करना, क्रूसीफेरस। हाँ क्रूसीफेरस सर, सॉरी सर, क्रूसीफेरस इसमें भी होता है। तो गोइट्रोजेनिक सर किस प्रकार से काम करता है सर हमारे शरीर में, जैसे कि वो हमारे थायराइड को प्रॉब्लम देता है? देखिए यही देखा गया है कि ये जो थायराइड का फंक्शन है उस पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ये सारे मेटाबॉलिज्म में जाके। तो ये सीधा सीधा उसके फंक्शन पे इम्पेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए इनको बोला गया है कि नहीं, आपको अवॉइड करना है ये चीज़। जैसे आप सब जो सबसे बड़ी बात आती है, हम लास्ट बात है सर कि डॉक्टर कभी कभार इसको मतलब इसको हटा देते हैं सर, थायराइड की ग्रंथि अच्छा, को ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन कर देते हैं। तो इसका सर उस क्या इफेक्ट होता है सर बॉडी में जब इसको हम हटा देते हैं? देखिए हटाने की कंडीशंस तभी आती हैं जब हमें अंदेशा होता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है या कैंसर उसमें डायग्नोस होता है। तो कुछ केसेस में हमें आधी ग्लैंड हटानी होती है, जिसे हेमीथायरॉयडेक्टमी कहते हैं। और उसमें थोड़ा उसका बीच का पार्ट, स्थमस बोलते हैं, उसको भी हटाया जाता है। और कुछ केसेस में तो ऐसे केसेस में तो खैर हार्मोन्स की कोई ऐसी विशेष कमी नहीं आती है नॉर्मली। आधी थायराइड ग्लैंड हटा दी तो आधा तो बचा हुआ है उसमें, तो वो पार्ट फंक्शन करता रहता है। आधा आधा भी हट जाता है? बिल्कुल आधा हटाए, क्योंकि आधे को इसलिए हटाते हैं कि फंक्शन करने के लिए कुछ पार्ट बचा बचा रहे, बॉडी को एकदम से हार्मोन की कमी ना हो जाए, है ना। तो उस केसेस में हमें बस रेगुलर बस चेकअप कराना होता है कि हार्मोन्स नॉर्मल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इवन हमारा थोड़ा सा भी थायराइड बचा रह जाता है तो भी वो पूरी बॉडी को फंक्शन दे सकता है, यानी कि हार्मोन्स दे सकता है। लेकिन हाँ, जब हम पूरा हटा देते हैं उसको तो फिर हमें रिप्लेसमेंट हार्मोन हमेशा लाइफ में देने पड़ते हैं सर जैसे कि बाहर हम से। पूरा हटा दिया सर, जी। अब हमारे शरीर में जो अहम भूमिका निभा रहा था थायराइड, जी, और उसको मैंने हटा दिया, उससे क्या प्रॉब्लम फिर आ सकती है सर? बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो जो हार्मोन्स बना रहा है वो बनना बंद हो जाएंगे। हाँ। तो फिर हमें वो हार्मोन्स बाहर से देने पड़ेंगे दवाइयों के रूप में। तो वो हमें पूरा रिप्लेसमेंट करके उसके नॉर्मल लेवल को रखना पड़ेगा। रेगुलर दवाइयाँ फिर और ध्यान से खानी होंगी, लेनी होंगी मरीज को, जिससे कि वो हार्मोन्स लेवल नॉर्मल बने रहे, वरना फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए वो हार्मोन का लेवल को नॉर्मल रखने के लिए रेगुलर इलाज चलेगा उसका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आज के क्वेश्चन थे सर। और जो भी हम बात करेंगे अपनी ऑडियंस से। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट डॉक्टर साहब के साथ, और सर ने पूरा एक एक डिटेल में बताया है कि क्या क्या बीमारी होती है। मैंने जो क्वेश्चन पुटअप किए वो सारी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। अब आपकी जानकारी में क्या क्वेश्चन रह गया, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या सुझाव है, यदि आपके घर में कोई भी बीमारी हो, या आपके दादा को, दादी को, कोई भी फैमिली मेम्बर को बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो, या फिर डायबिटीज हो, थायराइड जैसी बीमारी हो, या फिर कोई भी बीमारी हो ईएनटी से रिलेटेड होती है, तो 100% हम डॉक्टर साहब के साथ बात करेंगे। और जो भी अदर डॉक्टर होंगे मैं उनके साथ भी आपकी बीमारी का पॉडकास्ट लाएंगे सर। तो
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों बिना लाइक से आप जाना नहीं, एक लाइक तो बनता है सर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। डॉक्टर सर के साथ मैंने पूरा वीडियो में थायराइड की क्या होती है, थायराइड के कितने प्रकार की होती है, क्या थायराइड जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसको थायराइड हो जाती है, क्या उसके बच्चे को भी हो सकती है, क्या वो बच्चा जब हो जाती है उसको थायराइड तो क्या वो आगे चल के ठीक हो सकता है। मैंने सारे क्वेश्चन पुटअप किए। यदि मेरे से कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपके माइंड में हो कि मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछ पाया, तो आप मुझे कमेंट करें मैंने क्या नहीं पूछ पाया डॉक्टर सर से। डॉक्टर साहब से मैं दोबारा से पॉडकास्ट करूंगा, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उनसे दोबारा से क्वेश्चन पुटअप करके एक नया पॉडकास्ट बनाऊंगा। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डिसीज हो, यदि आपके कोई भी फैमिली मेंबर हो किसी भी प्रकार की डिसीज हो, तो आप मुझे कमेंट करें। यदि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है, तो मैं अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग पॉडकास्ट बनाऊंगा। तो जिस बीमारी के ज़्यादा कमेंट होंगे और जिस बीमारी पे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों की सबसे जल्दी आप वीडियो पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों ये थी, यदि मुझ में कोई कमी लगी हो, मैंने शुरुआत की है पॉडकास्ट की, तो कोई कमी हो तो मुझे माफ़ कर देना और मैं सुधार और अच्छा सुधार करता रहूँगा। और दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर सर का हॉस्पिटल कहाँ है। सर का हॉस्पिटल है यूपी 75, मतलब कि यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है उर्विजा हॉस्पिटल। और डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट हैं, नाक कान गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर सर का जो भी सुझाव रहा हो, वीडियो में जो भी सवाल जवाब रहे हों, आपको बहुत पसंद आए होंगे। उन्होंने एक एक डीपली बताया है, पूरा ब्रीफ में अच्छे से समझाया है। तो मैं गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है, मैंने क्या क्वेश्चन पुट अप नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों बिना लाइक से आप ना जाइएगा, लाइक तो बनता है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और कुछ सहायता भी मिलती है। और दोस्तों रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।